नेतन्याहू को उनके सबसे भरोसेमंद खुफिया अधिकारी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। इजरायल और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हमास के हमले के बारे में मोसाद को एक एक बात मालूम थी। पहले 7 अक्टूबर का हमला, जब इजरायल के साथ पूरी दुनिया को इस अटैक ने हैरान कर दिया। फिर 1.5 महीने तक गाजा पर बमबारी, 13,000 लोगों की मौत, गाजा का जर्रा जर्रा बिखर गया। अक्टूबर बीता, नवंबर भी खत्म, लेकिन उससे पहले 24 नवंबर को सीज फायर के साथ बंधकों की रिहाई। इन सबके बीच एक रिपोर्ट तूफान बनकर आई है, जिसने इजरायल के हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को बहुत बड़े शक के घेरे में डाल दिया है। जितना बारूद गाजा पर नहीं गिरा, उतनी आग इस रिपोर्ट में है। पश्चिमी मीडिया में खबर छपी कि 7 अक्टूबर को हुए हमले से पहले मोसाद से जुड़े बड़े अधिकारियों को हमास के हमले को लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल की इंटेलिजेंस ने न सिर्फ इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया, बल्कि मोसाद के बड़े अफसरों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब खारिज करने का क्या मतलब है? क्या मोसाद का कोई बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था? क्या मोसाद के अंदर हमास का स्लीपर सेल बन चुका है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजेंट बन गए हैं? 7 अक्टूबर को लेकर इजरायल में बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे, बहुत सी गलतफहमियां बनी रहेंगी। जिसमें शक नहीं कि 7 अक्टूबर को हुआ हमला मोसाद की सबसे बड़ी नाकामी रही। पूरी दुनिया ने इजरायल के सुरक्षा चक्र को ढहते हुए देखा और अब मोसाद पर ऐसी उंगलियां उठ रही हैं, जिससे यह बात साफ हो रही है कि 7 अक्टूबर को हुआ हमास का हमला एक तरह से होने दिया गया। इस बात में कोई शक नहीं कि इजरायल की सबसे हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पूरी तरह फेल हो गई। हमास ने जब 7 अक्टूबर को खुल्लम खुल्ला इजरायल पर हमला किया, तो उसने 1200 इजरायली नागरिकों की हत्याएं की और साथ में करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया। Hamas, in a remarkable act of creativity, burst through the borders of Gaza and seems to have taken a number of Israelis hostage. They've never really done that before. This is unprecedented, and in some ways, from the Hamas perspective, they've done in 2023 what Egypt did in 1973. 7 अक्टूबर का हमला वाकई बहुत खतरनाक था। इजरायल चंद घंटों तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या हो गया, किसने हमला किया, किसने मारा, किससे अगवा किया और कौन कहां से आकर कहां लौट गया। इजरायल का पूरा सुरक्षा अमला अंधेरे में रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मोसाद के बड़े अफसर को बताया गया कि हमास की तरफ से बड़े हमले का खतरा है, तो उसका जवाब था कि ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। हमास को लेकर जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें गाजा से लगी दीवार और बाढ़ के आसपास की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस थी, लेकिन एक तरह से उसने सभी रिपोर्ट डस्टबिन में फेंक दी। ये सब बातें इजरायल के दक्षिणी कमान से जुड़े मोसाद के बड़े अफसर को बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस अफसर को बहुत ही खुफिया तरीके से सभी चेतावनी दी गई थी कि हमास बॉर्डर पोस्ट को उड़ाने की तैयारी कर रहा है और ऐसा हमला कई जगह हो सकता है। लेकिन उस अफसर का रवैया ऐसा रहा जैसे ये रिपोर्ट कूड़ेदान में डालने लायक है। मोसाद को जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी, उसमें इजरायल के कुछ ठिकानों का भी नाम था जहां हमास हमला करना चाहता था और 7 अक्टूबर को ऐसा हुआ भी। हमास ने कई जगह हमला किया, खुलकर गोलियां चलाईं, बहुत से लोगों को मार डाला। ये सब बातें मोसाद के उस अफसर को बताई गई थी, लेकिन उसने एक भी रिपोर्ट को लेकर यकीन नहीं किया। हमास के खतरे को एक तरह से जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। इजरायल की यूनिट नंबर 8200 ने मोसाद के अफसरों तक जो रिपोर्ट पहुंचाई, उसमें हमास के कैडर के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताई गईं। ये सब बातें हमास को यूनिट नंबर 8200 से पता चली। यूनिट नंबर 8200 मोसाद के इंटेलिजेंस नेटवर्क का ही हिस्सा है, जो हमास के लोकल नेटवर्क पर नजर रखती है।
It's unclear exactly why it happened at this time. It's certainly ironic that it happened on the 50th anniversary of the last time the Israelis were caught unawares. In the 1973 war, there was an Egyptian attack. It ended up with the recapture of Sinai. Israelis were feeling pretty good about where they've been in the last 50 years. सात अक्टूबर के हमले को 1973 में हुए हमले के बाद सबसे खतरनाक अटैक बताया गया है। 1973 में यौम किपुर के दिन, जो यहूदी धर्म में पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन सीरिया और मिस्र की फौज ने हमला करके इजरायल को चौंका दिया था। 7 अक्टूबर को भी यही हुआ। इजरायल फिर चारों खाने चित्त हो गया। उसके बाद इजरायल की बमबारी से जो कुछ भी हुआ, चाहे उसने गाजा को पूरी तरह मिटाने वाली बमबारी की हो, लेकिन सच यही है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की हैसियत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। हमास के हमले के खतरे को ख्याली बातें बताने वाले अफसरों को लेकर कुछ और बातें पता चली हैं। इजरायल के एक सरकारी चैनल कान की रिपोर्ट है कि हमास के हमले की ऐसी वार्निंग सैनिकों ने अपने वरिष्ठ अफसरों को दी थी। वार्निंग में बताया गया था कि हमले के दौरान विमानों को गिराया जा सकता है और फिर हमास इजरायल में कई जगह अपने झंडे लगा देगा। मोसाद और इजरायली सेना के टॉप के अफसरों ने अगर ऐसी रिपोर्ट खारिज की तो सवाल उठना लाजमी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट खारिज के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। कई सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब मोसाद को ही देना होगा। क्या मोसाद का वो बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था? क्या मोसाद के अंदर हमास की एंट्री हो चुकी है? क्या मोसाद के अंदर हमास का स्लीपर सेल बन चुका है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजेंट बन गए हैं? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इजरायल के लिए हमास हमेशा सबसे बड़ा खतरा माना गया है और अगर मोसाद का कोई बड़ा अफसर बड़े हमले के इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर कहे कि ये ख्याली बातें हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब गाजा में युद्ध के बीच मोसाद को फैसला करना है कि वो ऐसी नाकामी और ऐसे लापरवाही से कैसे निपटता है। इस वक्त इजरायल की सेना सीज फायर के बीच उत्तरी गाजा में लड़ रही है और वहां उसे हमास की तरफ से बड़े हमले झेलने पड़ रहे हैं। हमास के एंटी टैंक दस्तों ने इजरायल की टैंक फोर्स का जीना मुश्किल कर दिया है। हमास का दावा है कि वो इजरायल के 180 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को फोड़ चुका है और अब उसकी निगाह इजरायल के सॉफ्ट टारगेट पर है, यानी उसके सैनिकों की वो टोलियां जिन पर हमला करके हमास बड़ा स्कोर बनाना चाहता है। फिलहाल इजरायल के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गाजा से बुरी खबर ना मिले और इस वक्त बंधकों की रिहाई ही उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। אבל אני מדגיש לכם, המשפחות ולכם אזרחי ישראל, אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. हालांकि नेतन्याहू घरेलू मोर्चे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको यकीन था कि बंधकों की रिहाई के साथ राजनीतिक उथल-पुथल में उनकी राह आसान हो जाएगी, भ्रष्टाचार के आरोप कम पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन गाजा में नॉन स्टॉप बमबारी के साथ नेतन्याहू ने बहुत बड़ी उम्मीदें पाली हुई हैं। He's going to show that he's a strong leader by leading a strong attack into Gaza. His critics on the right will say he's a weak leader for wanting to stop the attack on Gaza. His critics on the left will say he's a weak leader because he was napping when he should have been preparing for this assault. So in the near term, Netanyahu is going to appear very strong. In the longer term, Netanyahu is going to be attacked on his right and on his left. But frankly, Netanyahu has been attacked on his right and his left for his entire career. And that doesn't really faze him. That's just the nature of life. Netanyahu is fighting for his political survival as he always does. नेतन्याहू को बहुत जल्दी बड़े फैसले लेने होंगे और इसमें मोसाद में उठापटक भी शामिल रहेगी। 7 अक्टूबर को जो डेंट मोसाद की इमेज को लगा है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इजरायल के इंटेलिजेंस नेटवर्क में हमास की एंट्री हो चुकी है तो समझ लीजिए कि नेतन्याहू को फिर बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुआ हमला तो फिर शुरुआत कही जाएगी।
इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह खत्म माना जाएगा और इसी से जुड़ी इजरायल की पूरी सिक्योरिटी, जिसमें घुसपैठ का मतलब नेतन्याहू से बेहतर कौन जानता है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस गाजा पर है, इजरायल पर है, हमास के अगले कदम पर है और साथ में नेतन्याहू के फैसलों पर है। इस युद्ध में अगले कुछ दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं।